तीन लड़कियां स्कूल से बाहर निकलते समय अचानक देखती हैं कि शिक्षक खून से लथपथ हैं, जो चेंजिंग रूम से बाहर भागते हैं। इसलिए कुछ लोग तुरंत कमरे में जाकर देखते हैं और परिणाम स्वरूप वे जमीन पर एक शव पाते हैं। हालांकि जब कुछ लोग पुलिस को बुलाने के लिए हिचकिचा रहे होते हैं, तभी दो शिक्षक को पसंद करने वाली सीनियर्स उन्हें रोक देती हैं। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने शिक्षक को बेगुनाह साबित करने के लिए मृतक के चारों ओर एक टोटेम बनाया, ताकि बदनाम जादुई हत्यारे पर आरोप लगाया जा सके। लेकिन 10 साल बाद उस समय मौजूद लड़कियों की लगातार हत्या हो रही है और घटनास्थल पर हत्यारे द्वारा उसी तरह के टोटेम छोड़े गए हैं। हालांकि और भी अजीब बात यह है कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पता चलता है कि कोंग लिपिंग ने आत्महत्या की है, क्योंकि जमीन पर केवल मृतक के पैरों के निशान हैं और पैरों के निशानों के वितरण से यह स्पष्ट होता है मृतक जब इस टोटेम में गई तो वह फिर कभी बाहर नहीं आई। पूरे कमरे में खून के धब्बे हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद होता तो कोई निशान नहीं छोड़ना असंभव होता। इसके अलावा उसके मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉ झांग को संदेह है कि उसे शायद पहले ही हिप्नोटाइज किया गया था। इस समय फोरेंसिक विशेषज्ञ ने पाया कि कोंग लिपिंग की बाहों पर कई निशान हैं और घावों के दृष्टिकोण से यह आत्मक्षति होनी चाहिए। घटनास्थल पर कुल 13 टोटेम हैं, लेकिन उन पर खून के रंग की तीव्रता अलग अलग है, जो यह दर्शाता है कि कोंग लिपिंग ने अपनी खून को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया। इसे बनाने में बहुत समय लगा। इस तरह की निर्दयी हत्या की विधि ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। यदि कोंग लिपिंग ने वास्तव में उस समय कुछ गलत किया था और हाल ही में सुना है कि अन्य लोग भी मारे गए हैं, तो वह निश्चित रूप से सोचती होगी कि वह जल्द ही हत्यारे का अगला लक्ष्य बन जाएगी। इस स्थिति में वह शायद ज्योतिषी की मदद मांगने की कोशिश करेगी। इसलिए बाई टीम ने तुरंत पुलिस कर्मियों को यह जांचने के लिए भेजा कि क्या कोंग लिपिंग ने हाल ही में ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क किया है। इसके बाद दो लोगों ने बचने वाले लीशु से संपर्क किया और एक दूसरे से जानकारी प्राप्त की। उस समय के पुरुष शिक्षक का नाम टोंग मिंग था और उसका सबसे बड़ा शौक छोटी उम्र की छात्राओं में था, लेकिन उस बार उसे झू जियाली के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसने उसे गलती से मार डाला। लेकिन डॉ झांग उसकी बातों पर संदेह बनाए रखते हैं। आखिरकार लीशु का शिक्षक के प्रति प्रेम भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अन्य 3 छात्र सच को छुपाने के लिए क्यों तैयार हैं? और भी अजीब बात यह है कि मरे हुए लोग सभी उस समय के गवाह थे, इसलिए डॉ झांग को संदेह है ये लोग शायद मुंह बंद करने का शिकार हुए हैं और वर्तमान में जीवित केवल शेन लिंग ही बचा है। यदि वह हमेशा सुरक्षित रहता है तो हत्यारा संभवतः उसके आसपास के करीबी लोग हो सकते हैं। इसीलिए दोनों तुरंत शेन लिंग के भाई बहन के पास गए। परिणाम स्वरूप शेन लिंग द्वारा वर्णित घटना का क्रम अन्य लोगों के साथ मूल रूप से मेल खाता है, लेकिन उसने एक विवरण जोड़ा कि उस समय एक संगीत नाटक का प्रदर्शन होने वाला था, जो उन कुछ लड़कियों के लिए एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। इसलिए इस महत्वपूर्ण समय पर वे भी नहीं चाहते थे कि इस नाम के नृत्य शिक्षक को कोई नुकसान पहुंचे। हालांकि उसकी व्याख्या और भी अधिक तर्कसंगत है, लेकिन डॉ झांग अभी भी मानते हैं कि यह कारण बहुत कमजोर है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य छिपा है। जैसा कि उम्मीद की, पुलिस ने जब निगरानी फुटेज की जांच की तो पाया कि झाओ जुए भी घटनास्थल पर मौजूद थी और उसने कैमरे की ओर चुनौतीपूर्ण तरीके से एक पदोन्नति का इशारा किया। इसके बाद सभी ने कोंग लिपिंग की करीबी दोस्त से जाना कि झाओ जुए कोंग लिपिंग की ज्योतिषी है। फिर कुछ लोग दोस्त के नेतृत्व में झाओ जुए के कार्यशाला में पहुंचे। हालांकि अजीब बात यह है कि झाओ जुए ने केवल 3 महीने पहले जेल से भागा था, लेकिन पास में खड़ी छोटी लड़की ने कहा कि वह यहाँ 3 साल से है। दोस्त ने भी कहा कि वह यहाँ परामर्श के लिए 1 साल से अधिक समय से आ रही है। तभी बाई टीम ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन झाओ जुए ने बस कुछ बेतुके शब्द कहे और उसके पीछे के 2 लोग तुरंत बेहोश होकर छत की ओर देखने लगे। डॉ झांग ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें हिप्नोटाइज किया गया है, इसलिए वह सीधे दोस्त के पास गए। पहले उसके कान में कुछ कहा, फिर एक ताली बजाई और तुरंत झाओ जुए के हिप्नोसिस को तोड़ दिया। तुम पहली बार कब आई थी? 3 दिन पहले। मेरा सिर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सामने वही झाओ जी है जिसे वे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। झाओ जियाओ ने इस दिन की कल्पना कर ली थी, इसलिए उसने लड़की से सामग्री लाने को कहा, जिसमें उसके नए नाम झाओ लेई लिखा था। उसने नई पहचान तैयार की थी और पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी 10 उंगलियों के निशान पहले ही मिटा दिए थे। अब स्थिति ऐसी थी कि दोनों को निराशा से जाना पड़ा। घर लौटकर डॉ जान ने आंखें बंद कर सोचा। जो यू ने समझा कि झाओ जियाओ इस 10 साल पुराने मामले में शामिल होने का कारण ये है कि उसने इसे एक खेल की तरह लिया है। चाहे वह हत्यारा हो या पीड़ित, उसके लिए वे केवल उपकरण हैं। कोंग लिपिंग ने लंबे समय तक हिप्नोटिज्म के बाद आत्महत्या की और झाओ जियाओ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। और कोंग लिपिंग की आत्महत्या का दृश्य पूरी तरह से उस समय के हत्यारे के समान था, जो यह दर्शाता है कि वह संभवतः उस समय के जादुई हत्यारे को जानता था, जबकि झाओ जियाओ ने जेल में पूरे 20 साल बिताए। इसलिए वह मानता है कि जादुई हत्यारा लगभग 50 साल का एक अविवाहित पुरुष होना चाहिए और उसमें कुछ हद तक परफेक्शनिज्म होना चाहिए, जिससे इस दायरे के आधार पर जांच की जा सके। हालांकि जब दोनों पुलिस स्टेशन लौटे तो उन्हें पता चला कि सभी पुलिसकर्मी शेन समूह के उद्घाटन समारोह में गए हुए हैं। दूसरी ओर समारोह की वान हुई शंग जादूगर एक बड़े जादू का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जब उसने बक्सा खोला तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भयावह आतंक का भाव था, क्योंकि बक्से में एक महिला की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन में एक चाकू धंसा हुआ था। मृतक शेन समूह की बड़ी बेटी शेन लिंग थी और शेन लाओबान तुरंत अपनी बहन का बदला लेने के लिए बंदूक निकालता है, जबकि पुरुष पुलिस उसे शांत रहने के लिए
जोरदार कोशिश करते हैं, लेकिन शेन पहले ही अपनी समझ खो चुका था। उसने गोली चलाई और मारने को तैयार था। सौभाग्य से जादूगर ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। पुलिस जब चेन चांग पर पहुंची तो तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन अब तक उस समय के सभी गवाहों की हत्या हो चुकी है। तो असली हत्यारा कौन है, ये शायद हमेशा एक रहस्य रहेगा। हालांकि फोरेंसिक शव परीक्षण के दौरान पता चला कि शेन लिंग की असली मौत का कारण किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को दबाना था, जिससे अंततः यांत्रिक रूप से दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। और ये चाकू ऐसा लगता है जैसे हत्यारे द्वारा हत्या करते समय अनजाने में छोड़ी गई एक निशानी, जिसने सभी के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी। महिला पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रही थी जब अचानक उन्होंने देखा कि पीछे एक समूह डाकुओं का आ गया है। तुरंत उन्होंने अपनी लंबी टांग उठाई और 2 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। जाहिर है कि यह डाकुओं का समूह बिल्कुल भी पेशेवर नहीं था, यहाँ तक कि उनके हाथ में रखी चाकू भी उल्टी थी। जब महिला पुलिस ने अपना बैज दिखाया तो डाकू डर कर भाग खड़े हुए। तुम बेवजह इसमें टांग क्यों अड़ा रही हो? मैं खुद ही इसे संभाल सकती हूँ। नकली डंडे और नकली चाकू, ये अपहरणकर्ता बहुत ही गैर पेशेवर हैं। उसी रात शेन लिंग के साथ कुछ गलत हो गया। जादूगर झाओ चेन जब बड़ा जादू दिखा रहे थे तब अचानक शेन लिंग की लाश प्रकट हो गई। उसकी गर्दन में एक छुरा घुसा हुआ था, लेकिन फोरेंसिक परीक्षण के बाद पता चला कि असली मौत का कारण उसकी गर्दन का घोंटा जाना था, जबकि गर्दन में धंसी हुई छुरी ज्यादा रहने वाली हथियार के निशान को छुपाने जैसी लग रही थी। डॉक्टर जान ने जादुई बॉक्स को धीरे से थपथपाया और पाया कि उसके अंदर एक गुप्त रास्ता है। दोनों उस रास्ते के साथ साथ चलकर एक कमरे तक पहुंचे और जल्दी ही वहां बेहोश पड़ी एक बनी लड़की को पाया। भाषा के जागने के बाद उसने उन दोनों को बताया कि बेहोश होने से पहले उसने देखा था कि कातिल की गर्दन में एक बड़ी सोने की चेन थी, जो बहुत हद तक शेन लिंग के भाई शेन चियांग की लग रही थी। लेकिन उन दोनों का मानना था कि उसके पास अपनी बहन को मारने का कोई कारण नहीं होगा। ये संभवतः कातिल की आंखों का धोखा था। इसके बाद डॉक्टर जान ने शेन लिंग की बेटी से सुना। शेन लिंग पहले पूरी रात उसके साथ थी, लेकिन बाद में जब उसने सुना कि कॉन्ग चेंग आने की तैयारी कर रहा है तो वह उसे नापसंद करने लगी और विशेष मार्ग में छिप गई। दिन में कॉन्ग चेंग द्वारा जानबूझकर रची गई अपहरण योजना को याद करके डॉक्टर जान के मन में तुरंत जवाब आ गया। संभवतः शेन परिवार में कॉन्ग चेंग की स्थिति के कारण उसे इस विशेष मार्ग के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए उसने मौका पाकर जब शेन लिंग उस विशेष मार्ग में गई तो जब वह तैयार नहीं थी तो उसे हार से गला घोंट दिया और फिर जब रैबिट गर्ल नीचे आई तो उसे बेहोश कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में जानबूझकर उसे अपने सीने पर बड़ी सोने की चेन दिखाई ताकि सारा इल्जाम शेन कियान पर डाला जा सके। अंत में शेन लिंग को जादुई बॉक्स की चाल में डाल दिया ताकि सब कुछ बिना किसी को पता चले पूरा हो सके। और इसी समय कॉन्ग चेंग चोरी छिपे शेन कियान की कार में एक बैग रख रहा था, लेकिन उसे व्हाइट टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया और बैग में शेन लिंग का खून था। कॉन्ग चेंग अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहा था, ये न जानकर कि जब डॉक्टर जान ने शव देखा तभी उन्होंने उसे अपराधी के रूप में पहचान लिया था, क्योंकि असली जादुई हत्यारे हमेशा मृत व्यक्ति की आत्मा को चाकू से काटते हैं। लेकिन इस बार हत्यारे ने चाकू को शेन लिंग की गर्दन में घुसा दिया, और वो भी तब जब शेन लिंग पहले से ही गला घोंटकर मारी जा चुकी थी। ये कार्रवाई देखने में अनावश्यक लगती है, असल में यह अपनी गलती सुधारने की कोशिश थी, क्योंकि उसने शेन लिंग को जिस हथियार से गला घोंटा था वो उसकी अपनी पहना हुआ चेन था। लेकिन अपराध के समय चेन पर नाम के अक्षर सीधे शेन लिंग की गर्दन पर छप गए थे। वह मूल रूप से पूरी त्वचा को काटना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण वह केवल चाकू से शेन लिंग के निशान को छुपा सकता था। दुर्भाग्य से चाकू का घाव निशान को पूरी तरह नहीं छुपा सका। स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि कॉन्ग चेंग को कबूल करना पड़ा कि पहले के सभी गवाह उसके हाथों मारे गए थे। असल में 10 साल पहले पुराने व्यक्ति की यातना से मरी हुई सू जियाली उसकी प्रेमिका थी, लेकिन उन लड़कियों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर असली अपराध स्थल को छुपाने के लिए सबूतों में हेरफेर की, जिसके कारण इतने वर्षों से उन्होंने जांच नहीं छोड़ी। शायद यह भगवान की मर्जी थी कि कोनगा शेंग संयोगवश शेन समूह के वकील सलाहकार बन गए, जिससे उन्हें शेन भाई बहनों से सच्चाई का पता चला। इसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए एक श्रृंखला की योजना बनाई। हालांकि जब सभी लोग शैंपेन खोलकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक बाई टीम को एक पुलिसकर्मी का फोन आया। पता चला कि कॉन्ग चेंग को ले जा रही पुलिस कार का एक्सीडेंट हो गया है। कॉन्ग चेंग भागने से पहले एक पिस्तौल भी ले गया, जिससे बाई टीम को चिंता हुई। इसी दौरान उसने देखा कि तस्वीर में दिखाई दे रही शू जियाली और चेन जियाई एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वह तुरंत चेन जियाई के घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चेन जियाई पानी में डूबी हुई है। कॉन्ग चेंग को डर से बुरा प्रभाव पड़ा। असल में उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही खराब थी। उसने हमेशा चेन जियाई को शू जियाली समझा, इसलिए डॉ झांग ने चेन जियाई को इशारा किया और उसने तुरंत समझ लिया और कॉन्ग चेंग को एक आकर्षक नजर दी। वास्तव में वह जल्दी ही शांत हो गई। हालांकि जब सभी लोग सोचते हैं कि स्थिति अंततः नियंत्रण में है, कॉन्ग चेंग अचानक जाग जाता है और चेन जियाई को बालकनी से फेंक देता है। सौभाग्य से महिला पुलिस ने नीचे उसे पकड़ लिया और कॉन्ग चेंग फिर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाई टीम ने चेन जियाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह शू जियाली को बिल्कुल नहीं जानती और वह बचपन से ही अपने परिवार की एकमात्र संतान रही है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि अगर किसी के पास समानता है तो अब केवल ये हो सकता है कि वे एक ही माता पिता से नहीं है, या फिर वे केवल इंटरनेट सेलिब्रिटी। क्या यह सच नहीं है? झांग ने यह सुनते ही तुरंत समझ लिया और जाने के बाद दोनों ने कॉन्ग चेंग के हाथों से बचकर निकले ली शू की निगरानी करना शुरू कर दिया और वह शेन लिंग के भाई शेन कियान से मिलने गया। उस समय के जानकार केवल तुम और मैं हैं, शायद अगला तुम ही नहीं होगा, क्योंकि लीशु पहले ही मर चुका है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? लीशु मर चुका है तो तुम कौन हो?
तुम लीशु नहीं हो, असल में वह शू जियाली की बहन शू जियाकिंग है। उसने अपनी बहन के लिए प्रतिशोध लेने के लिए लीशु को मारने के बाद उसकी तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाई। शेन कियान थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन शू जियाकिंग को बिल्कुल भी डर नहीं था। अपनी बहन के लिए प्रतिशोध लेने के लिए उसने पहले ही जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज कर दिया था। पुलिस अब दिन रात उसके पीछे है। जैसे ही वह मरेगी, शेन कियान भी जीवित नहीं रह सकता। फिर उसने 10 साल पहले की सच्चाई बताई। असल में उस समय कुछ लड़कियां और शिक्षक ड्रेसिंग रूम में ड्रग्स ले रहे थे और परिणाम स्वरूप शू जियाली ने अनजाने में उन्हें देख लिया और नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले लोग शेन कियान और अन्य थे, जिन्होंने मामले को छिपाने के लिए मिलकर शू जियाली की हत्या कर दी। और उसे यह सब पता चला क्योंकि उस समय का एक पुरुष शिक्षक अपराध बोध के कारण अक्सर अपनी बहन की कब्र के पास जाकर प्रायश्चित करता था और उसे एक बार ऊरान यह सब सुनने का मौका मिला। सुनने के बाद शेन कियान तुरंत हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौभाग्य से बाई टीम ने तेजी से कार्रवाई की और उसकी पिस्तौल को एक गोली से गिरा दिया। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। परिणाम अप्रत्याशित था। कैंग गैंग नगर नन लाओशी ने फोन किया और आत्मसमर्पण किया। असल में वह बिल्कुल भी नहीं मरा था, वह पहले से ही विदेश में रह रहा था। वह 1 महीने पहले ही देश वापस लौटा था और असली लीशु भी नहीं मरा था। वह अपने गृहनगर में नृत्य शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। इस तरह से शू जियाकिंग ने कुछ नहीं किया, लेकिन वह क्यों बार बार यह कहती रही कि उसने और लीशु ने दोनों को मारा। झांग को एहसास हुआ कि वह शायद हिप्नोटाइज की गई थी, इसलिए उसने उसे फोन में तस्वीरों को देखते रहने के लिए कहा। जब वह अपनी उंगली को दबाएगी, शू जियाकिंग पूरी तरह से हिप्नोसिस से जाग गई। असल में 1 महीने पहले उसने भाग्य शास्त्री झाओ जुए से मुलाकात की थी और फिर उसे हत्या की यादें भर दी गयी। अंत में उसे सर्जरी के लिए ले जाया गया, जिससे वह लीशु की तरह दिखने लगी। ऐसा लगता है कि यह सब झाओ जुए का परिणाम है और लीशु ने सख्त अर्थ में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में एक निर्दोष छोटी लड़की की हत्या हुई। पुलिस को अब तक केवल यह पता है कि हत्यारा संभवतः झाओ जुए को जानता है, लेकिन अन्य कुछ भी नहीं पता। और दूसरी ओर बाईची अस्पताल में जाओ झेन की देखभाल कर रहा है, जो उसे बचाने के लिए घायल हुआ है और यह जाओ झेन झाओ जुए का भतीजा है। लेकिन जैसे ही बाईची अस्पताल छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसे सीढ़ियों में एक हमले का सामना करना पड़ा। झाओ झेन समय पर आया और उसे घातक वार से बचा लिया। वह पीछा करने की सोच रहा था, लेकिन झाओ झेन ने घायल होने का बहाना बनाकर उसे रोक दिया। बाई टीम का मानना है कि झाओ झेन की क्षमता के अनुसार वह बाईची को बचाने और हत्यारे को पकड़ने में सक्षम है, लेकिन वह जानबूझकर घायल होकर भी उसे जाने देना चाहता है। इससे पता चला कि हत्यारा झाओ झेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों ने तुरंत झाओ झेन की 5 वर्षीय लड़की की मौत का पता लगा लिया। सिर्फ हत्यारे को दर्शाता है। मैंने झाओ झेन की पाबंदियां नहीं मानी। हत्यारा 24 घंटे से अधिक समय तक झाओ झेन को नहीं देखता है तो वह और हत्याएं कर सकता है। झाओ झेन ने याद किया कि एक दिन से उस व्यक्ति को नहीं देखा। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर लोकेशन ट्रैक की। जान हैरान रह गए क्योंकि वह छोटी लड़की का लक्ष्य था और आज ठीक उसी दिन उसका सिर काटा जाने वाला था। 7वें किंडरगार्टन के बच्चों ने आज उसके लिए कब्र जाने का वादा किया था और कब्र के सामने एक समूह बच्चे बंधे हुए थे। हत्यारा हाथ में तरबूज काटने वाला चाकू लिए इन बच्चों के करीब आ रहा था और वह झाओ झेन का पुराना नौकर था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, पुलिस समय पर पहुंच गई और पुराने नौकर ने तुरंत छोटी लड़की का अपहरण कर लिया और यही कारण था इतने लोगों को नुकसान पहुँचाने का। जब से झाओ जियो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे अकेलापन बोरिंग लगने लगा, इसलिए उसने अपनी नोट्स का अध्ययन करना शुरू किया और अनजाने में जादुई मंडल का चित्र खोज लिया। वह हत्या करने पर नियंत्रित नहीं कर सका। झाओ झेन बड़ा हुआ। नौकर ने देखा कि वह झाओ जियो के युए लाई युए शांग हो रहा है, इसलिए उसने हत्या करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा झाओ झेन को प्रशिक्षित करने में लगा दी। बड़े होने के बाद झाओ झेन एक जादूगर बन गया, जिससे उसे अत्यधिक निराशा हुई। उसने समाचार में देखा कि कोंग छेंग वास्तव में उसके जादुई मंडल का उपयोग करके हत्या कर रहा है, जिसने उसके अंदर के राक्षस को तुरंत जागृत कर दिया। लेकिन आखिरकार वह लगभग 70 साल का हो चुका है और किसी को मारने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसने इन छोटे बच्चों को अपना लक्ष्य बना लिया। हालांकि जब झाओ झेन ने नौकर को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की, तभी अचानक पीछे से एक सीटी की आवाज आई और जब सभी ने मुड़कर देखा तो पाया कि वह झाओ जियो था। नौकर को ऐसा लगा जैसे उसे कोई विशेष आदेश मिला हो। चाकू उठाकर छोटी लड़की पर हमला करने तैयार था, तभी बाई टीम ने गोली मार दी। लेकिन जब डॉ जान ने मुड़कर देखा तो झाओ जियो नहीं था, इसलिए उसने रास्ते से उसका पीछा करना शुरू किया और उसने अपने पिता को देखा। दोनों बातचीत में कुछ गहरा अर्थ है। कृपया मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारा बेटा। क्या आपको उसकी परवाह है, चाहे वह किसी का बेटा हो? मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उससे दूर रहिए। मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है।